हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज हम इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, इसी टाइप का आपका प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। इसी टाइप का ही सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। देखिए, पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। देखिए, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था में प्रधान निम्न में से एक सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तरुण भारत संघ का एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रभाव निम्न में से एक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर हम तरुण संघ की बात कर लेते हैं, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा तो नहीं है, हो सकता या आपका राजेंद्र सिंह या पीसी जोशी। आंसर टिक करिए, कौन सा है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की 61 से पहले हमने कुछ प्रश्न करा दिए हैं। देखिए, तरुण संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण की बात कर ले, तो ये है आपका, इसका आंसर आपका सी ऑप्शन, वो तीसरा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। देखिए, राजेंद्र सिंह की देखिए, पहले तो बात कर लेते तरुण क्या है। देखिए, तरुण भारत राजस्थान में स्थित एक गैर सरकारी संघ है। इसकी बात कर लेते हैं। और इस समाज का नेतृत्व राजेंद्र सिंह ने किया था। इन्हें राजस्थान के लोगों की ताज़ा व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पर्यावरण अनुसंधान एवं भूमि विस्तार करने के लिए सबसे ज़्यादा याद दिलाता है ये। तो ये तरुण कहाँ की है संस्था है, राजस्थान की संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर का संरक्षण का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, भूमिगत जल के स्तर का तीक्ष्णता का मुख्य कारण क्या है। वर्षा का कम होना, या वृक्षों का आवरण कम होना, या सिंचाई हेतु ट्यूबवेल वेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना, या नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात कर लें कि भूमिगत जल के स्तर की तीक्ष्णता का मुख्य कारण क्या है। तीक्ष्णता मतलब नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, तीक्ष्णता भूमि जब वाटर लेवल जा रहा है, तो देखिए वर्षा कम होना, ये तो आपको मैचिंग नहीं करेगा। देखो वाटर लेवल नीचे का जाना क्या कारण है। सिंचाई है तो ट्वेल्व वेल या हाथों के पंपों का उपयोग होना। मतलब कि देखिए, भूजल की कमी आमतौर पर आज के समय, देखिए आज के समय हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सभी लोग जानते हैं, समर सेविल का नाम दे रखा है। समर सेविल का मेन स्तर ये है कि भूमि का जो जल है नीचे से ऊपर को खींच रहा है, नीचे से ऊपर को फेंक रहा है, और जिससे वाटर लेवल का स्तर नीचे जा रहा है, और इसी की वजह से है कि पानी कम होता चला जा रहा है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि अगर हम समर सेविल बंद कर दिए जाएँ तो वाटर लेवल भी ऊपर आ जाएगा और पानी भी पूरा रहेगा। बट क्या करें, खेती भी करनी है किसानों को, तो समस्या यही है। देखिए, भूमि जल का आमतौर पर ज़मीन में पानी की बार बार पंपिंग के कारण होती है। जब वर्षा की कमी होती है तो किसान अपनी सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूजल संसाधनों का निर्माण करते हैं, और क्या समरसेबल वगैरह या आपका ट्यूबवेल वगैरह इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। देखिए, अगर हम अम्ल वर्षा की बात कर ले, पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल,
सी ऑप्शन है वो एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपका चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए जो हमारी आम्ल वर्षा है कि कई स्थानों पर आम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। जो आम्ल वर्षा है, जो जलीय विविधता, जहाँ पर जल संरक्षण है, जल है, नदियाँ हैं, झरने हैं, तो उसको प्रभावित कर रही है। तो उसका क्या कहना, क्या रीजन है, किसकी कमी के? तो हमारा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आपको नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बी, मतलब इसका आपका दूसरा आंसर सही है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए आम्ल जो वर्षा है विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों को उत्पादन है जो वातावरण को उत्सर्जन करती है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने पर बिजली संयंत्र अधिकांश सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ये कई विविध फसलों को भी, या जैसे आपने देखा होगा गन्ने का जो पानी, वो मील का पानी काला काला, तो उसी से भी समस्या होती है हमारी ये सब खेती के लिए। तो ये है आपके नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, धरती पर लवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध लवण जल के निम्न में से किस सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवण की मात्रा है? अगर हम धरती पर आलवण जल की उपलब्धता या बहुत कम है, कुल उपलब्ध आलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवण की मात्रा पे बात कर लेते हैं। तो क्या आपका नदियां हैं, झरने हैं, या ग्लेशियर हिमनदी है, या जल प्रताप है? अगर हम इसकी बात करें आलवण जल या के निम्न में से किस सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें, तो हमारा ग्लेशियर या हिमनदी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। क्योंकि पृथ्वी पर सतह पर लगभग 71% हमारा क्या भाग ग्लेशियर आच्छादित है। लेकिन शुद्ध जल आखिरी बात कर ले तो हमारे देखिए, अगर शुद्ध जल की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की बात कर लें तो आपका 3% पानी हमारा पीने योग्य है। 3% शुद्ध जल लगभग प्रतिशत योग्य है, जो कि इसी में बात कर ले ग्लेशियर में 2%। देखिए ग्लेशियर की बात कर लेते हैं, 2% आपका ग्लेशियर में पानी है। 2% आपका ग्लेशियर में मीठे पानी बर्फ की टोपी पाया जाता है। और मीठे पानी 0.75, अगर मीठे पानी की बात करें 0.75, 0.75 भूजल के रूप में है, और 0.9 मीठे पानी की झीलें में, और 0.1 वातावरण में पाया जाता है। तो मतलब बात करें तो 3% हमारा पानी पीने योग्य, खेती बाड़ी सभी है हमारे यही पानी पीने के लिए, इसे ही बचा लो, इसे खर्च कर लो। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल के विषय में हम बात कर ले तो कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, या इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है? सही है ये। जल का घनत्व 1000 सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है? नहीं, 100 सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक, 100 सेंटीग्रेड पर जल हमारा उबलता है, ये ठीक है। अगर हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी ठीक है। अगर कौन सी अवस्था सही नहीं है पूछा है, अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे पाँचवें की, निम्न में कौन सा जल विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जल का घनत्व की बात नहीं, घन तो हमारा 100 पे तो उबलता है, तो यही से, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें जल एक सार्वभौमिक विलायक, हाँ ये भी ठीक है। तो आपका तीसरा प्रश्न सही है, क्योंकि ये हमारा नहीं है, क्योंकि जल हमारा 100 सेंटीग्रेड घनत्व नहीं होता, 100 सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। क्योंकि पानी का घनत्व को पानी के प्रति इकाई आयतन के बराबर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पानी के तापमान पर निर्भर करता है। पानी के तापमान पर निर्भर करता है। अगर पानी का अधिकतम घनत्व की बात करें 4 सेंटीग्रेड होता है घनत्व, क्योंकि ये दो विपरीत प्रभाव संतुलन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न। क्या सिस्टम हो गया?
देखिए, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, रीता अपने नौकरी वाले छोड़िए, माता पिता और पहले माता पिता, ये पिता माता माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहते हैं। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातृ परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। अगर माता पिता, या पितृ परिवार जिसमें रीता के पिता और मुखिया हैं। और आपका एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो संयुक्त परिवार ही आपका सटीक है, क्योंकि संयुक्त परिवार में हमारे सभी मम्मी पापा, दादा दादी, दादी सब कुछ, क्योंकि संयुक्त परिवार में, जिसमें परिवार, देखिए संयुक्त परिवार में क्या है, जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा मौसी और चचेरे भाई सभी एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां बात कर लेते हैं, 67वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 67 में आगे। देखिए, पैने चपटे व चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे पशुओं का मांस, घास एवं साग, फल या अनाज? अगर हम इसकी बात कर लें तो आपको घास एवं साग, तो जिसमें तो इसका आपका दूसरा आंसर सही है, क्योंकि जिन जंतुओं के सामने चौड़े और नुकीले दांत होते हैं और पीछे सपाट दांत होते हैं, वे शाकाहारी होते हैं। ये जीव पौधे और जड़ी बूटियों का उपयोग भोजन में करते हैं। इनके कुछ उदाहरण जैसे गाय, घोड़े व हिरण हैं। वे घास व जड़ी बूटियों को पसंद करते हैं। कौन से? इसमें कौन कौन से उदाहरण है? जैसा गाय, घोड़े व हिरण, इस टाइप से पूछ लेता है एनसीईआरटी में, तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखकर चलना है। गाय, घोड़े व हिरण, ये ध्यान रखकर चलना, आपको पूछ लेता है प्रश्न। 68वां प्रश्न है आपका, जो पौधे खारे जल, देखिए जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है लवण मृदुबोध, हेलोफाइक, समोधित, मीजोफाइट या मरुदभित, जेरोफाइट या आत्पोधित, हीलियोफाइट? देखिए, जो खारे पानी में पौधे उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। लवण मृदुभित, ए ऑप्शन ही आपका सटीक है। देखिए, लवणभूत पौधे लवणीय मिट्टी में उगते हैं, हेलोफाइट कहलाते हैं। अति लवणीय पानी में इनकी जड़ों को माध्यम से ये नमक स्प्रे द्वारा खारे पानी के संपर्क में आता है, जैसे कि खारा आर्द्र रेगिस्तान, मैंग्रोव, दलदल या आपके ढलान या समुद्र के किनारे, इस टीस में ये चीज़ें आपने देखा होगा, तो ये उस वहाँ पर ये उगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 68वां प्रश्न कंप्लीट। 69 प्रश्न, जो रंग चित्र किसी कथा या चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, इस चित्रकला को चित्रकठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। अगर हम चित्रकला संबंधित करते हैं, महाराष्ट्र की या राजस्थान की या आंध्र प्रदेश की या कश्मीर की, कहाँ की आपकी चित्रकला? चित्रकला कहाँ की फेमस है? चित्रकला बात करो तो आपको ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र की, क्योंकि चित्रकला की परंपरा, अगर हम चित्रकला की परंपरा 12वीं शताब्दी की है। इसमें पिंगुली परंपरा भी कहा जाता है। जो लोग अभी भी पिंगुल की कला या अभ्यास करते हैं वे पिंगुली नामक गांव में रहते हैं। ये ठाकर आदिवासी समुदाय से हैं और ये कोकण क्षेत्र, जब महाराष्ट्र में कुंडल के पास स्थित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए, उन आदिवासी वर्गों के पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। उन आदिवासियों को पहचानिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। संथली जनजाति या गद्दी जनजाति या गोंडा जनजाति या शहरी जनजाति? अगर हम हिमाचल की हम बात कर लें तो जो हिमाचल में रहते हैं तो गद्दी हिमाचल में रहते हैं। आपको दूसरा ऑप्शन सही है, गद्दी जनजाति, क्योंकि गद्दी हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ी जनजाति है। ये चारवाहे है, संतल है, झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। अगर गोंडा या गोंडवाना वर्तमान में उड़ीसा भारत के क्षेत्र में वनाच्छित क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 71वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप में है?
सत्रियता नृत्य, रौफ नृत्य, चौराव नृत्य, गरबा नृत्य। अगर हम मिजोरम का सबसे फेमस नृत्य की बात कर लेते हैं तो चौराव नृत्य सटीक है। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चेराव उस समय से मिजोरम के पारंपरिक एवं सबसे पुराने नृत्यों में से एक है, जब मिजो पहाड़ियों पर रहते थे। इस नृत्य में पुरुष जमीन पर अपने आमने सामने बैठते हैं और लयबद्ध ताल और 36वां क्रॉस बांस की पहाड़ियों के लंबे जोड़ों को थाप देते हैं। नेक्स्ट, भारत का 72वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जम्मू कश्मीर से बेंगलोर, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या मिजोरम से गुजरात, या महाराष्ट्र से मणिपुर। तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर, बहुत इजी प्रश्न है आपका, तो इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा आंसर सही को डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, क्योंकि डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी भारतीय रेल का सबसे लंबा मार्ग है। ये दुनिया की 16वीं सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगर इसकी किलोमीटर की बात कर लेते हैं तो 4262 किमी की दूरी तय करता है, और ये भारत के 7 राज्यों में होकर जाता है। 7 राज्य कौन कौन से बात कर लेते हैं? नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में होते हुए अपना सफ़र तय करती है। नेक्स्ट, देखिए कल्पना चावला एक भारतीय मूल निवासी है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? अगर हम कल्पना चावला की बात कर ले तो ये यान किस वर्ष हुआ था? सभी को आंसर, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो इसकी हम बात कर लेते हैं। आंसर सभी को मालूम होगा इसका। इसका आंसर आपका चौथा सही है, 2003 में। देखिए कल्पना चावला 1997 में, ये बात कर लेते हैं 1997 में, 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। वह 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी जो 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के दुर्घटना में मारे गए थे, जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान नष्ट हो गया था। और ये वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान नष्ट हो गया था, जिसमें कितने लोग थे? 7 सदस्यों के साथ ये अपने वहाँ पर गई थी ये। नेक्स्ट, देखिए 74वां प्रश्न, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? कौवे, बसंतगोरी, बारबेट, या शक्करखोड़ा सानबर्ड, या दार्जिलिंग। अगर हम इसकी बात करें ना, जो कौन से पेड़ है, जो पेड़ वो पक्षी हैं जो पेड़ में घोंसला बनाते थे, इसकी हम बात कर लेते हैं। बी दूसरा ऑप्शन सही है, बसंतगोरी, बारबेट। देखिए घोंसला वह स्थान है जहाँ पक्षी अंडे देते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। सभी अपना घर बनाते हैं, घोंसला, घर जैसा कोई भी हो। बारबेट नामक पक्षी पेड़ के तने में एक छेद में अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला बनाता है। देखिए बारबेट पक्षी एक ऐसा जो अपना घोंसला पेड़ के तने में ही बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पचहत्तर प्रश्न आपका, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ये दृष्टि बढ़त के निर्माण के लिए आवश्यक है। नहीं, ये दांतों व अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ये इसमें भूख बढ़ती है, ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगर हम देखिए विटामिन सी की बात कर लेते हैं, विटामिन सी अगर हमारा प्रश्न देखिए, अगर हम यहाँ के दांतों की बात करें, दांती अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ये नहीं है। दांतों में अगर पायरिया की बात आती तो यहाँ पे सही होता। अब इसमें बात कर लेते हैं, विटामिन सी बहुत भरपूर है। देखिए ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है। तो इसकी आंसर की बात कर ले तो ये आंसर बिल्कुल सटीक है, चौथा आंसर सही है, विटामिन सी।
विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षक प्रणाली की रक्षा करता है और एलर्जी प्रतिक्रिया को गंभीरता से कम करता है और संक्रमण को लड़ने में मदद करता है। महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी बढ़ाने की सलाह दी क्योंकि ये समुद्र भोजन संक्रमण के खिलाफ विरोधी का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक से कहा या अपने टीचर से कहा शिक्षक का उद्देश्य क्या है, देखिए हम भोजन क्यों खाते हैं, इसका शरीर पर क्या अंदर होता है। एक बच्चा पूछता है अपने टीचर से, अध्यापक मैडम से कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मैडम क्या जवाब देती हैं देखते हैं। ये पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रतिबंधों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशील का विकास करना या प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने विद्यार्थी मदद करना नहीं, विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। अगर हम इसकी बात कर लें या उपयुक्त सभी, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना, तो हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सहज ज्ञानपूर्ण शिक्षार्थी ऐसे जानकारी लेना पसंद करते हैं जो अमूर्त, मौलिक और सिद्धांत की ओर उन्मुख हो। वे बड़ी तस्वीर को देखते हैं और समग्र पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें संभावना और रिश्तों की खोज करना है और विचारों के साथ काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बात कर लेते हैं 77वें प्रश्न में। कक्षा 4 के अध्यापक आयन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हम भ्रमण की बात करें तो वर्गीकरण प्रयोग करना या संप्रेषण चारों की पहचान करना या अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना, नक्शा बनाना या मापन करना। कक्षा 4 के अध्यापक आयन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन सा प्रक्रियात्मक कौशल प्रोत्साहित। अगर हम भ्रमण की बात कर लेते हैं तो आपका भ्रमण में अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना, तो हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण किसी भी विशेष पाठ्यक्रम के बाहरी अनुभवों को शामिल करने अवसरों का वर्णन करते हैं। ये प्रशासनिक स्थानों के लिए फील्ड ट्रिप का रूप है। ये एक फोर्स प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भी निर्मित रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, 78वां प्रश्न। जल में वस्तु की घुलनशील का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, जल्दी और हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। ठीक है, छात्र से ये सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा समाप्त उपलब्ध नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत हो गया बी। और आपका छात्रों को सीखने की क्रिया के परिवार को शामिल करना, ये भी नहीं है। छात्रों को शामिल करना जिसमें उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, नहीं। डी ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करा सकें। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपका सी देखते हैं, सी ऑप्शन के कह रहा है छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, सी ऑप्शन सटीक है। और डी ऑप्शन बात कर लेते हैं, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करना। अगर हम ये बात कर लेते हैं, सी और डी की बात कर लेते तो सी सही है और डी सही है, तो इनमें कौन सा आंसर सही है, सी और डी सही है, तो आपका ए और पहला ऑप्शन सटीक है, पहला आंसर आपका सटीक है। 79 प्रश्न देखते हैं 79वां। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम क्या है। ईवीएस की थीम क्या है, पदार्थ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, या प्राकृतिक संसाधन है, भोजन का संरक्षण। अगर हम इसकी बात करें तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, हमारे एनसीईआरटी ये कहता है, दूसरा आंसर सटीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक कक्षा 3 से 5 के पाठ्यक्रम में ये मुख्य विषय है परिवार और मित्र। पहला है परिवार और मित्र, उसमें 4 उप विषय शामिल हैं, संबंध, काम और खेल, पशु, पौधे। देखिए परिवार में पूछेगा आपका, एनसीईआरटी में देख रहा है आपका काम, खेल, पशु और पौधे। अगर फिर उसके बाद में जल, दूसरा आपका जल ये पानी के उपलब्ध और संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। अगर हम तीसरी बात करें तो यात्रा है,
यात्रा में रेगिस्तान, पहाड़ी, जंगलों या बड़े शहरों में यात्रा करने का सुझाव देता है। यह कक्षा के संसाधनों का भी सुझाव देता है, जैसे कि पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों के अनुभव और एक नए शहर में एक नया जीवन शुरू होने पर उनके सामने आने वाली समस्याओं को चर्चा। 5वां पॉइंट है भोजन। ये परिवार में खाना पकाने और खाने से संबंधित है। और आश्रम की बात कर लेते हैं। छठा यानी कि चौथा 5वां पॉइंट आश्रम, चीज़ें जो हम बनाते हैं और कार्य कैसे करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी मुद्दा है, एनसीईआरटी ने कहा है ये। नेक्स्ट प्रश्न 80वां प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्य चर्चा के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन समुदाय मुद्दों पर पाठ्य चर्चा में लिया गया है। तो अगर हम बात कर लें तो बाल मजदूरी व वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव का दहेज प्रथा, या आपका बाल मजदूरी व घरेलू हिंसा, या जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। अगर हम 80 के प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 80 में का आपको पहला आंसर सटीक है, क्योंकि बाल मजदूरी में वर्ग समस्या है। पहला आंसर सटीक है ये, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। सामाजिक मुद्दे जो पाठ्यक्रम के निपटाए गए हैं वे बाल श्रम और वर्ग में असमानताएं रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयोगी विशेषता क्या है। विषय वस्तु के मध्य से बहुत सी जानकारी दी जाती है, नहीं। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया जा गया। रटन द्वारा सीखने को, इसको रटन को, और आपका सीखने या सीखने सिखाने के संबंध के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। अगर हम 80-81 प्रश्न की बात कर ले तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि रटने द्वारा सीखने का सचेतमत रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक के बारे में सबसे उपयोगी विशेषता यह है कि रटने की शिक्षा को हतोत्साहित करने के लिए सचेत प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों को वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयोगी वर्णन निम्न में से कौन सा है। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की कहानी अथवा वर्णन में या पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयोगी वर्णन निम्न में से है। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। पहले दूसरी बात करें, विद्यार्थी को स्वयं कहानी नहीं, इसको नहीं। कहानी एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षक को पाठ संपादित करना आसान का लगता नहीं। चौथा ऑप्शन है शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से, ये भी नहीं है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, इसका ए ऑप्शन सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सिखाने के लिए उपयुक्त है। प्रतिदिन, प्रति माह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में। अगर सीखने सिखाने की बात करें तो हम ईवीएस में अगर इन्वायरमेंट की हम बात कर ले तो हमारा डेली ही सटीक रहता है, तो पहला ही आंसर सटीक है। क्योंकि ईवीएस का उद्देश्य छात्र और उसके परिवेश के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित कर ईवीएस में मूल्यांकन के दौरान इस सहयोग के निर्माण में एक उपयुक्त सहायता के रूप में कार्य करना चाहिए। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए भी प्रतिदिन का आकलन उपयुक्त है ईवीएस में। चौरासी प्रश्न आपका, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने
अपना कार्य करें, उसके विद्यार्थी निम्न में से वंचित होंगे। बहुबुद्धि या अवलोकन से सीखना या व्यक्तिगत सीखना या सहपाठी सीखना। अध्यापिका मीरा को शांत कक्ष पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने अपना कार्य करें, उसके विद्यार्थी निम्न में से वंचित रहेंगे। तो सहपाठी द्वारा सीखना, तो आपको इसका चौथा आंसर सही है, सहपाठी द्वारा सीखना। क्योंकि सहपाठी की बात कर लेते हैं। देखिए पीयर लर्निंग सहपाठी अधिगम तब होता है जब एक छात्र दूसरों से सीख रहे होते हैं। सहयोगात्मक अधिगम से इन मायने में भिन्न या अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। शिक्षक, देखिए 85वें प्रश्न, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियां विद्यार्थियों को आकलन के लिए सही हैं। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में अंक संख्यात्मक हो सकता नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक है। और सी है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो अगर हम 85वें प्रश्न की बात कर लें तो आपको 85 में हाँ बी आंसर भी सटीक है, क्योंकि उत्तरों में छात्रों के मूल सी आंसर सही है। बी तथा सी आंसर तीसरा, बी और सी ठीक है। 86 में भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन नहीं, ये नहीं हो सकता। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्र का संग्रह करने के लिए कहना, अगर आप ये भी बात करें तो ये भी नहीं हो सकता कहने के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भोजन के विभिन्न स्रोतों को नहीं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, छात्रों के परिवार समुदाय के सदस्यों में भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो हमारा आंसर चौथा आंसर ही सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न 87वां, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी को खोज के लिए प्रेरित करना। अगर हम रोनाल्ड की बात कर लेते हैं, या विद्यार्थी को मलेरिया और मच्छरों के संबंध जोड़ने में सहायता करना, या आपका वैज्ञानिक कैसे कार्य करने को दृष्टिगत करना। तो इसके रोनाल्ड की बात कर लेते हैं, तो ये विद्यार्थी को खोज करने के लिए प्रेरित करना। ये आंसर भी सही है, ये भी ठीक है। और विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर को समझ जोड़ना, आपका बी भी सही है। और नेक्स्ट, और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी ठीक है। तो इसकी हम बात कर लें ए बी सी, तो आपका चौथा आंसर सटीक है इसमें। क्योंकि रोनाल्ड रॉस की कहानी ABS पाठ्यपुस्तक को शामिल करने का उद्देश्य है छात्रों को शोध करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को मलेरिया को मच्छरों से जोड़ने के लिए मदद करना, और छात्र कैसे काम करते हैं इसको भी जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ये पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। अगर 88 के प्रश्न की बात करें, ये नहीं हो सकता। प्रत्येक पाठ के लिए सिखाने की क्रियाकलापों ब्यौरा है। ये विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। तो हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यदि EVS वाले छात्रों की भाषाई कठिनाई है तो उन्हें सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति सरल आरेख, मूर्त सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणा की व्याख्या करना है।
नेक्स्ट 89 निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, या अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्र ठोस वस्तुओं क्रियाकलापों के साथ किया जाए, या श्रावण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। शिक्षार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का ये तो नहीं हो सकता। इन्हें स्पर्शीय स्वरूप से बड़े या बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े चित्र ठोस। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो दूसरा आंसर सटीक है, क्योंकि ये कह रहा है क्योंकि अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्र ठोस वस्तुओं क्रियाकलापों के साथ किया जाए। ईवीएस छात्रों की भाषा यानी कि अच्छा नेक्स्ट प्रश्न 89वां ईवीएस छात्रों की नेक्स्ट प्रश्न आपका थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। उन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला है यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। नहीं, अगर थीम यात्रा बछेंद्री पाल वर्णन के लिए सम्मिलित किया गया है इसमें अच्छा बछेंद्री पाल तो रूढ़िवादिता है, ये ऑप्शन ही बिल्कुल सटीक है। ये और से क्योंकि कक्षा 5 में छात्र प्रकरण में बच्चों के हिमालय के उबड़ खाबड़ और कठिनाई इलाके में ले जाया जाता है, और बछेंद्री पाल की कहानी जो एक प्रयास के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराती है। तो यहाँ बच्चों की तिरंगे की डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्वतारोही भी क्या आपके बछेंद्री पाल ये क्या है रूढ़िवादिता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 30 प्रश्न जो हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में लिए थे। बहुत अच्छे प्रश्न है। इस टाइप के आपके प्रश्न रूबरू वही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जो हमने कराए हैं। देखिए अच्छा सा अध्ययन कर लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, और हम डेली आपको रोज़ आप प्रैक्टिस सेट कराएंगे एक। तो दोस्त थोड़ा सा प्रॉब्लम कि हम मैराथन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पर हम 2 रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको। जैसे आपका ईवीएस का, फिर हिंदी का, या आपको सीडीबी या शिक्षा शास्त्र का। आप बने रहना, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।